नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जिस कांग्रेस से दिल्ली का भरोसा उठ गया हो उस पर जनता भरोसा कैसे कर सकती है। तभी तो देश कह रहा है कि एक बार फिर मोदी सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगे कहा कि इंडिया गठबंधन में आपस में ही सिर्फ टव्वल चल रहा है। 2 दिन पहले झारखंड में इंडिया अलायंस की रैली थी, वहां सरेआम सिर फोड़ गए, कपड़े फाड़े गए। ये इनके हालात हैं। दिल्ली में जहां कांग्रेस का शाही परिवार रहता है वहां शाही परिवार का वोट कांग्रेस को नहीं जाएगा और आपको कहते हैं कि वोट दो, क्योंकि शाही परिवार जहां रहता है वहां कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। 19 अप्रैल को हमारे छत्तीसगढ़ में बस्तर सीट पे मतदान हुआ। देश के और राज्यों में भी मतदान हुआ और उस प्रथम चरण के मतदान ने साफ कर दिया है देश का मन एकदम साफ है और देश का मन कहता है शक्तिशाली विकसित भारत बनाने के लिए एक मजबूत सरकार बनानी है और इसलिए जनता जनार्दन का भरोसा सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर है। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन वाले हैं, उनके आपस में ही सिर फुटोवल चल रही है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले झारखंड में इंडी गठबंधन की रैली थी। वहां सरेआम एक दूसरे के सिर फोड़े गए, कपड़े फाड़े गए। ये है इन लोगों की हालत। और मैं तो पत्रकार जगत के लोगों को कहूंगा कि इंडिया अलायंस वालों ने जब पहली रैली की थी तब मंच पर कितने लोगों ने हाथ बांध करके उठाया था। दूसरी रैली हुई तब कितने उसमें से निकल गए, तीसरी हुई तब कितने निकल गए और ये आखिरी रैली में तो जो पहली में थे उसमें से आधी 11,000 थे, सब छोड़ के भाग गए। कांग्रेस की स्थिति तो ऐसी है कि दिल्ली में जहां ये कांग्रेस का शाही परिवार रहता है ना, ये कांग्रेस के शाही परिवार को उनके नसीब में उनकी खुद की पार्टी कांग्रेस को वोट देने का अवसर नहीं है। बताइए, अब वो हिंदुस्तान में भर में वोट मांग रहे, खुद का वोट कांग्रेस को नहीं जाएगा और आपको कहते हैं वोट दो, क्योंकि वे शाही परिवार जहां रहता है वहां कोई कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं है। 19 अप्रैल को वहीं रायबरेली में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर स्वीप योजना के तहत मतदाताओं को जागरूक करने के लिए मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में मैराथन रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसको मुख्य विकास अधिकारी पूजा यादव ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जिसमें इस रेस में जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ साथ सैकड़ों की संख्या में एनसीसी स्काउट, बेसिक शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, पुलिस कर्मियों सहित स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। ये मैराथन रेस मोतीलाल नेहरू स्टेडियम से शुरू होकर शहर के अलग अलग मार्गों से पुलिस लाइन चौराहा, अस्पताल चौराहा, सुपरमार्केट, घंटाघर होते हुए जीआईसी स्कूल पहुंचा, जहां पर जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने सभी को मतदाता जागरूक अभियान के तहत मतदान करने की शपथ दिलाई। हम सभी लोग आज यहाँ स्टेडियम में मौजूद हैं। आज मतदाता जागरूकता के अंतर्गत यानी कि स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत यह कार्यक्रम कराया गया है। आज एक मैराथन दौड़ का
आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत करीब 2500 से लेकर 3000 व्यक्तियों ने और हमारे सम्मानित नागरिकगणों ने प्रतिभाग किया। हम सभी लोग आज यहाँ स्टेडियम में मौजूद हैं। आज मतदाता जागरूकता के अंतर्गत यानी कि स्वीप गतिविधियों के अंतर्गत यह कार्यक्रम कराया गया है। आज एक मैराथन दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसके अंतर्गत करीब 2500 से लेकर 3000 व्यक्तियों ने और हमारे सम्मानित। वह बिजनौर के नेशनल हाईवे 34 भनेड़ा के पास उस वक्त एक दर्दनाक हादसा हो गया जब दो बाइक सवार आमने सामने से भिड़ गए। टक्कर इतनी भयंकर थी कि हादसे में बाइक सवार दो सगे भाइयों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार 3 लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंचे पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना बड़ापुरा क्षेत्र के रहने वाले मारूफ और उसका बड़ा भाई वसीम अपने चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही बाइक भनेड़ा के पास पहुंची तभी तेज हवा चल गई, जिससे धूल उड़ने लगी और इसी के चलते सामने से आ रही दूसरी बाइक से दोनों युवकों की बाइक टकरा गई। टक्कर भयानक थी, जिसकी वजह से दोनों सगे भाइयों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरी बाइक पर सवार लोग घायल हो गए। वहीं राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से रिहा होने के बाद पहली बार रामपुर पहुंचे, जहां वो आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष की बेटी की शादी में शामिल होने पहुंचे थे। बता दें कि संजय सिंह की रिहाई की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी रामपुर की तरफ से एक मुहिम चलाई गई थी, जिसके तहत हर रोज एक आदमी पार्टी का कार्यकर्ता अपने खून से राष्ट्रपति को पत्र लिखकर उनकी रिहाई की मांग करता था। संजय सिंह ने जेल से रिहा होने के बाद पहली बार रामपुर पहुंचकर मुहिम से जुड़े सभी लोगों से मुलाकात की और उन्हें धन्यवाद दिया। लोकसभा चुनाव पर बोलते हुए संजय सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में बौखलाहट है। प्रधानमंत्री मोदी जी बौखलाकर मुद्दों से भटकाने की बात कर रहे हैं। मोदी जी की चालबाजियां सबको समझ आ गई हैं, अब ये सब चलेगा नहीं। पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके साथ जिस तरह से व्यवहार किया जा रहा है, एक आतंकवादी की तरह, बहुत बड़े अपराधी की तरह उनको जेल में यातनाएं दी जा रही हैं, उनको परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, उनको इंसुलिन बड़ी मुश्किल से 23 दिन के संघर्ष के बाद उनको इंसुलिन दी गई। तो ये कितने खतरनाक लोग हैं जो केंद्र की सत्ता में बैठे हुए तानाशाह हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 बार के चुने हुए मुख्यमंत्री को जो लोगों के लिए दवा का इंतजाम करता है, उसको दवा नहीं दे रहे हैं। तो इसलिए हम लोग तो जहाँ जा रहे हैं एक ही अपील कर रहे हैं, 2024 का चुनाव आगे के चुनाव को बचाने का चुनाव है, आरक्षण को बचाने का चुनाव है, संविधान को बचाने का चुनाव है। 2024 का चुनाव अंतिम चुनाव है। अगर इस देश की जनता नहीं जागी तो आगे हमारे वोट का अधिकार नहीं होगा। अभी सूरत से तो शुरुआत हुई है। आपने देखा बगैर चुनाव के बीजेपी जीत गई सूरत में, यही हाल पूरे देश में होगा। आपने देखा चंडीगढ़ में कैसे बेईमानी करके जीते लोग। देखा आपने कि देश की अलग अलग सरकारें तोड़ तोड़ के गिराई इन लोगों ने। तो ये मौका है, सब लोग मिलके इस तानाशाही का अंत कीजिए, वरना ये जो वोट का अधिकार है। वहीं आगरा पुलिस ने एक ऐसे गैंग का भंडाफोड़ किया है जो अपराधियों की फर्जी जमानत कराते थे। थाना सदर बाजार पुलिस और एसटीएफ की टीम ने इस पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। दरअसल इस गैंग के सदस्य जेल में बंद अपराधियों की जमानत कराने के नाम पर रुपए का ठेका लेते थे। अब आगरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इन्हें गिरफ्तार किया है। सदर बाजार पुलिस और एसटीएफ टीम की संयुक्त कार्रवाई सामने आई है, जिसमें फर्जी जमानत करने वाले 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। वहीं फर्जी तरीके से जमानत पाने वाले 5 अभियुक्तों को भी फिर गिरफ्तार किया गया है। कुल 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें इनसे पूछताछ के दौरान कुछ अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। पुलिस उन पर भी शिकंजा कसने की बात कह रही है। मिसमरेट आगरा में कुछ अभियुक्तों द्वारा फर्जी जमानत प्राप्त करने और एक गैंग द्वारा अभियुक्तों का अपराधियों का फर्जी जमानत कराए जाने की सूचना मिली थी। इस सूचना के आधार पर एसटीएफ आगरा यूनिट और थाना सदर बाजार की टीम द्वारा प्रयास किया गया और इसमें
23 अप्रैल 2024 को 7 अभियुक्तों को इसके संबंध में गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 129 कूट रचित आधार कार्ड, 24 कूट रचित मोहर, 35 वर्क विभिन्न प्रकार के फर्जी रजिस्ट्रेशन और बीमा संबंधी दस्तावेज। वहीं बस्ती के मखौड़ा धाम से 84 कोस परिक्रमा की टोली धूमधाम से रवाना हुई। ये परिक्रमार्थी मखौड़ा धाम से शुरू करेंगे अपनी कोसी परिक्रमा। अयोध्या जिले के सहित 5 जिलों की सीमा से होकर 84 कोस की परिक्रमा गुजरेगी। इस परिक्रमा को राम भक्त 21 दिन में पूरा करेंगे। देखिए, हमने पहले घूम करके पूरे परिक्रमा मार्ग के हर पड़ाव, जलपान से लेकर सभी स्थानों की संपूर्ण व्यवस्था हजारों लोगों के लिए कर ली है। यहाँ से यात्रा निकलकर मणि रामदास छावनी से निकल करके डाकखाना तिराहे से नया घाट होते हुए और मखौड़ा धाम को प्रस्थान करेगी। कहते हैं प्राचीन काल से कि अयोध्या की नहीं, देश की जो भी परिक्रमाएं होती हैं 84 कोस की, इनको करने से हमको 84 लाख योनियों से छुट्टी मिलती है, धार्मिक काम पूर्ण होता है और एक हमको साधना करने का अच्छा मौका मिलता है। इसलिए धार्मिक 84 कोसी परिक्रमा पथ जो है हम सबका लिए पूज्य है। कण कण में जहाँ भगवान श्री राम लला ने खेला, क्रीड़ा की, कूदा, यानी कि सारे लीलाएं की, उस भूमि पर यह परिक्रमा हम सब के लिए पवित्र है और इसका हम सब नमन करते आए हैं प्रारंभ से ही। और आज जो है ये चैत्र पूर्णिमा के दौरान जो है ये जो परिक्रमा निकल रही है, यह समाज को एक सूत्र में बांधने का पूरा अभिनव प्रयास है और इस प्रकार से आस्था का प्रकटीकरण है कि किस प्रकार से दूर दराज से आने वाले जो लोग। वहीं अखिलेश यादव अलीगढ़ में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विजेंद्र सिंह के समर्थन में जनसभा की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि केजरीवाल और हेमंत सोरेन को गलत फंसाया गया। सीबीआई ईडी के इस्तेमाल के सवाल पर कहा कि जनता वोट से इसका जवाब देगी। बीजेपी यूपी में केवल 1 सीट जीत रही है, 79 सीट जो है 79 सीट जो है वो हार रही है। इलेक्शन खत्म होने के बाद चुनावी परिणाम के रुझान आते हैं, लेकिन ये तो चुनाव का पहला चरण खत्म हुआ है, उसी में रुझान आने लगे हैं। ये भाषा का इस्तेमाल करना, इस तरह की बात करना हमारे लोकतंत्र को कमजोर करता है। जो संविधान है, जो इलेक्शन कमीशन है, इन चीजों पर रोक लगाता है। ये तो मन की बात है जो किसी और के माध्यम से किसी और पे थोप के कही जा रही है, लेकिन जनता जानती है कि किसान बर्बाद हुआ है और नौजवान की 1/3 जीवन बर्बाद हो गया। सोचो 10 साल में, और उम्र क्या होती। वहीं अयोध्या में आयोजित बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्रेज दिखा। बालिकाओं में मोदी गोल गले की टी शर्ट वितरित की गई। वहीं टी शर्ट पर पीएम मोदी की तस्वीर भी छपी नजर आई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूदा बीजेपी उम्मीदवार और सांसद लल्लू सिंह ने मोदी टी शर्ट वितरित की। दरअसल 3 दिवसीय बालिका आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का समापन मसौदा के रानी सती मंदिर में हुआ है। बालिकाओं को आत्मरक्षा के इस दौरान गुर सिखाए गए, जिसमें जूडो, कराटे, ताइक्वांडो की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में सफल 55 बच्चियों को गोल्ड मेडल और 80 बच्चियों को सिल्वर मेडल मिला। प्रशिक्षण शिविर में 250 बच्चियों ने हिस्सा लिया था। कार्यक्रम में मौजूद सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि मिशन शक्ति के तहत बालिकाओं को आत्मरक्षा के तहत ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं जेपी नड्डा ने भाजपा प्रत्याशी के लिए जनसभा की। चुनाव 2024 के चलते भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने टीकमगढ़, रीवा और सतना में चुनावी सभाओं को संबोधित किया और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। नड्डा ने कहा कि कांग्रेस ने तीनों लोक में घोटाले किए हैं। कि हम सब लोग एप्लीकेशन लिखा करते थे कि प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, मेरे इलाके में एक गरीब किसान है, इसको कैंसर हो गया है,
इसको बाईपास होना है, इसके हार्ट में नया वेल्व लगना है, इसमें 2.5 लाख रुपए का खर्च है, इसमें 2 लाख रुपए का खर्च है। कृपया देने की अनुशंसा करिए। हम 2.5 लाख मांगते थे, हमको 1.5 मिलता था। हम 1.5 मांगते थे, हमको 75,000 मिलता था। हम फिर 75,000 लोगों से इकट्ठा करते थे, तब जाकर के उसके जीवन को बचाते थे। आज आयुष्मान भारत में 10 करोड़ 74 लाख भारत के परिवार, 55 करोड़ लोग, भारत की 40% की आबादी, और वो आबादी जो गरीब है, रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेहड़ी वाला, बेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, बस का कंडक्टर। वहीं खनियादाना में श्री 108 टेकरी सरकार पर हर साल की तरह इस साल भी हनुमान जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। सुबह से ही श्रद्धालु हनुमान जी की वंदना और पूजा अर्चना के लिए मंदिरों में पहुंचे। मंदिरों में हनुमान भक्तों की भीड़ देखने को मिली। शुभ मुहूर्त में भक्तों द्वारा शौर्य और साहस के प्रतीक माने जाने वाले भगवान हनुमान की पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की गई। हनुमान जी की मूर्ति पर गुलाब की माला, चोला और सिंदूर लगाकर मनोकामना पूर्ति की प्रार्थना की गई। इस दौरान शहर के मंदिरों में दिन भर हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, रामायण पाठ और भजन कीर्तन का आयोजन चलता रहा। वहीं जीवनदायिनी नर्मदा नदी का पानी एक बार फिर राज्यों के बीच उलझकर रह गया है। पानी के बंटवारे पर राज्य में 2020 शुरू हो गया है। अगर जल्दी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया तो ये राज्य नर्मदा के जल पर वर्ल्ड कप भी खेला जाएगा। मध्य प्रदेश आधे अधूरे इन प्रोजेक्ट के आधार पर पानी के पूरे हिस्से के उपयोग का दावा करेगा, लेकिन दिक्कत यह है कि नर्मदा जल उपयोग पर मध्य प्रदेश और गुजरात के बीच खींचतान शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश जल उपयोग के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से लेकर सियासी पिच पर पछड़ता नजर आ रहा है। आलम यह है कि नर्मदा प्रोजेक्ट के लिए सरकार पर 35,000 करोड़ से ज्यादा कर्ज है। यह दीर्घकालिक कर्ज सरकार के लिए वित्तीय चुनौती है। इसके बावजूद 3 दशक में सिस्टम की लापरवाही से प्रदेश में तय समय पर प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो सका। ऐसे में नर्मदा का पानी अब दांव पर है। नर्मदा जल के बंटवारे से लेकर उपयोग और पड़ोसी राज्य के बीच खींचतान चल रही है। मध्य प्रदेश में इस समय टेम्परेचर लगभग 38 से 40 के बीच रोज ही हो रहा है। ऐसे में पानी की समस्या आम देखी जाती है। इसी सिलसिले में पानी की समस्या को लेकर नर्मदा का जल भी एक बार फिर समस्या का कारण बनता दिख रहा है। 4 राज्यों के बीच लड़ाई होती दिख रही है नर्मदा के जल को लेकर। अब मियाद खत्म हो रही है नर्मदा के जल को लेकर। जो योजनाएं थी सरकार की वो भी अटकती नजर आ रही हैं। अब देखना यह है कि क्या नर्मदा जल को लेकर जो समस्या उत्पन्न हो रही है उससे सरकार कैसे छुटकारा दिला पाती है। आइए देखते हैं हमारी ये। वहीं हैदराबाद लोकसभा सीट पर एक ही पार्टी के 2 उम्मीदवारों के नामांकन भरे गए हैं। ये दोनों ही कोई और नहीं बल्कि AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी और उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी हैं। दिलचस्प बात यह है कि अकबरुद्दीन अपने भाई के लिए हैदराबाद के अलग अलग इलाकों में जाकर वोट भी मांग रहे हैं। एक सीट पर 2 भाई द्वारा नामांकन भर दिए जाने के बाद लोगों के मन में ये सवाल खड़े हो चुके हैं कि क्या हैदराबाद सीट पर दोनों भाई आमने सामने आ चुके हैं। दरअसल इसका जवाब है नहीं। दोनों भाई ना तो एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में खड़े हैं और ना ही दोनों भाइयों के बीच कोई मतभेद है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने बैकअप या वैकल्पिक उम्मीदवार के तौर पर नामांकन भरा है। दरअसल अगर किसी वजह से असदुद्दीन ओवैसी का नामांकन खारिज हो जाता है तो पार्टी के पास बैकअप के तौर पर अकबरुद्दीन ओवैसी का नामांकन रहेगा और पार्टी का एक कैंडिडेट चुनाव में बना रहेगा। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस वाले देश को दुनिया में 11वें नंबर पर अर्थतंत्र बनाकर छोड़कर गए थे। पीएम मोदी भारत को 5वें नंबर पर लाए हैं। अब उन्हें तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। ये बात अमित शाह ने कही है। उन्होंने कहा कि 5वें नंबर से तीसरे नंबर पर लाने का काम हमारे मोदी जी करेंगे। कांग्रेस वाले हमारे देश को 11वां नंबर का अर्थतंत्र छोड़ कर गए थे। नरेंद्र मोदी जी ने 5वें नंबर पर लाया और अकोला वालों
तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 5वें नंबर से तीसरे नंबर पर लाने का काम हमारा मोदी जी करेंगे। जब अर्थतंत्र तीसरी जगह पे आता है तो फायदा किसका होगा? फायदा युवा का होगा, महिला का होगा, किसान का होगा। मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज। नमस्कार।